एक मान लो 12 15 है, दूसरी 5 है, तो नेट तो 15 थी, टोटल तो 15 थी, 5 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट कितनी बची? तो नेट कम होगी भैया। आई बात समझ में? कैसे? यानी इस पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है पूरा, तो अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है, तो नेट अपवर्ड थ्रस्ट कम हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स की वजह से। यहां डाउनवर्ड फोर्स 0 है, तो अपवर्ड थ्रस्ट और नेट अपवर्ड थ्रस्ट दोनों सेम होंगे, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है ही नहीं। तो डाउनवर्ड फोर्स हमें ऊपर वाली सरफेस पे लगती है, क्योंकि ऊपर वाला लिक्विड नीचे को फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला लिक्विड चारों तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमें कौन से फोर्स से मतलब है? जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है, जो तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स वही जो नीचे को लग रही है, ऊपर वाली सरफेस पे। ऊपर वाली सरफेस पे जो फोर्स नीचे को लग रही है वो ऑब्जेक्ट पे लगेगी, और जो इधर उधर लग रही है ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगी। और नीचे वाली सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो किधर को लग रही है? अब ऊपर को लग रही है, उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से, और जो साइड से लग रही है उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से। तो हमें तो ऑब्जेक्ट से फोर्स को ले रहे हैं जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है। बात समझ में आया? तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि हाइट ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम होगी तो हमने पानी पूरा ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स निकलेगी वो नेट अपवर्ड फोर्स निकलेगी, और ये नेट अपवर्ड फोर्स जो है, इसमें वर्ड नेट क्यों यूज हो रहा है बात समझ में आ गई? क्योंकि इसमें कुछ फोर्स ऊपर वाली नीचे लग रही थी वो बैलेंस हो गई, और ये हर लिक्विड लगाता है, हर गैस लगाता है, हर लिक्विड। अब ये याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होती है, लेकिन वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, हमेशा। और बॉइंग फोर्स ये भी परपेंडिकुलर फोर्स है, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा किधर होती है? अपवर्ड होती है, हमेशा अपोजिट एक दूसरे के। तो जहां दोनों एक साथ लगेंगे तो वह ऑटोमेटिकली बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे निकलेगा? दो, एक पॉजिटिव होगी और एक तो माइनस करके निकलेगा। कब आगे? जब दोनों फोर्स एक साथ आएंगे। दोनों फोर्स कब एक साथ आएंगी? कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस्ट करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी होगी। बॉइंग फोर्स कब लगेगी? जब वो किसी फ्लूइड में जाएगा, किसी लिक्विड में जाएगा। अब हवा की हम फोर्स को 0 मान रहे हैं फॉर द टाइमिंग, हालांकि हम भी फ्लूइड के अंदर है। अगर हम स्पेस में चले आए तो पॉइंट फोर्स तो हवा की वजह से हम पे लग रही थी वो खत्म हो जाएगी। समझ में आया नहीं? तो वेट क्या हो जाएगा? अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी? वो खत्म। जब हम हवा में स्पेस में आ गए तो वो वाली फोर्स खत्म हो गई, सिर्फ कौन सी फोर्स बचेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स बचेगी। हम मुझे कहने नहीं जा रहे। हाँ भाई, ये जो पीछे बैठे मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स गलत याद करते हैं, आगे भी गलती करते हैं। कुछ चीज़ें जो 2 चैप्टर केमिस्ट्री में चल रहा है, अगला केमिस्ट्री का हम पढ़ाएंगे, उसमें आप देखेंगे बहुत सी डेफिनेशन हो सकता है आपने गलत पढ़ी हो सकता है आपने सही पढ़ी हो, लेकिन चांसेस ये गलत हो सकती है। ये चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप सोचते हो आपको आती है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें सही नहीं आती। जैसे अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि whenever object is fully or partially immersed in a fluid, then the fluid exerts क्या नेट अपवर्ड थ्रस्ट। नेट वर्ड मैंने ऐड करा है, से पहले तो आपको नहीं पता था ना, अब आपको क्लियर हो गया ना कि क्यों ऐड करा है। और इस प्रॉपर्टी को, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हम क्या कहते हैं? बॉयंसी। ये प्रॉपर्टी लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती है। समझ में आएंगे? और इसकी वजह से अब आगे हम आर्किमिडीज के साथ बड़ा फेमस किस्सा हुआ था कि वो था ताज था, क्या बोलते हैं उसको, क्राउन था बादशाह का,
मगर ये बहुत अकलमंद आदमी है। वो बादशाह ने उससे कहा कि बिना इसको तोड़े इसके सोने में कितनी वो है मिलावट, वो तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें निकालना बिना उसको तोड़ के तो आप सोने का पीस कोई ले जाओ मार्केट में ले जाओ, वो उसका एनालाइज कर देंगे कि इसमें इतने % सोना है, इतने % कॉपर है, ये चांदी है, ये लोहा है, तो वो तोड़ना नहीं है। तो बिना उसको तोड़े उसमें वो निकालना है क्या, किसने कितनी मिलावट है भी या नहीं, और है तो कितनी है, और अगर नहीं निकालोगे तो तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। बादशाहों को जमाने में ऐसे रूल होते थे, और वो परेशान बेचारा। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो ये जरूरी नहीं आप खुदा को मानते ही नहीं मानते, नहीं मटीरियल फिर खुदा की तरफ से मदद आती है, दिमाग में वो चीज़ आ जाती है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। जैसे न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा, अब हम बैठते तो सोचते अच्छा हुआ खुदा का शुक्र है तरबूज नहीं गिरा, वरना हम कहाँ पहुँच जाते। लेकिन जो नेक बंदे खुदा के होते हैं, जो खुदा को मदद करता है, वो एक नई डायरेक्शन में चल जाते हैं, ये भी उसकी मदद से होता है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने निकाल दिया। तो ये जो आर्किमिडीज थे, ये नहा रहे थे और परेशान थे, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। तो इन्हें ये महसूस हुआ कि पानी से फोर्स लग रही है बाहर की तरफ उनकी बॉडी में, यानी ही फेल्ट अपवर्ड थ्रस्ट। चाहे वो बहुत हल्का था लेकिन उसको महसूस हुआ। फिर उसने कहा अपवर्ड थ्रस्ट मेरी बॉडी जो लग रहा है ये क्यों लग रहा है। फिर उसने और चीजों पे तजुर्बा करा तो पता चला अपवर्ड थ्रस्ट तो हर लिक्विड लगाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर डुबोगे फुल्ली या पार्शियली, उसमें अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा ही लगेगा। अब ये तो लिक्विड की नेचुरल प्रॉपर्टी है, जब से लिक्विड बनाए जब से प्रॉपर्टी चली आ रही है। जहां लॉ नहीं है वो ये था, ये अपवर्ड थ्रस्ट है किसके बराबर, ये न्यूटन एंड आर्किमिडीज ने निकाला। और जब उसको ये निकाला, जब बात उसकी समझ में आई, तो भाई नहाते ही उसने कैलकुलेशन करी कि ये ऐसे होना चाहिए, और उसको एकदम समझ में आ गया कि बिना क्राउन को तोड़े कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मिलावट है। तो ये कहते हैं, वो बड़ी मशहूर कहानी है कि वो चिल्लाता हुआ भागा यूरिका 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 कि मिल गया मिल गया मिल गया। लोगों ने कहा बेचारा कल फांसी मिलेगी, इसलिए आज ये क्या हो गया, पागल हो गया। जबकि बेसिकली वो उस खुशी में भागा था। तो ये हर एक इंसान के साथ है। आप कोई मेहनत कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और ध्यान से ईमानदारी से सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडलाइन मिल जाएगी उस डिवाइन पावर की तरफ से जो हम सबको कंट्रोल करती है, मैंने खुदा की तरफ से। तो ये हर एक के साथ है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो अब वो जो था वो फोर्स किसके बराबर है। न्यूटन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की, उसने आर्किमिडीज ने, और उसमें वो फोर्स किसके बराबर है वो निकाला। वो जो उसने लॉ निकाला उसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुओयेंसी को नहीं बोलते आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो नेचुरल प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो आर्किमिडीज ने निकाला। वो क्या निकाला कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स इन ए फ्लूइड। अब कितने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, कैसे निकाला, मुझे नहीं जा रहा है। Whenever a fluid object is fully or partially immersed in a fluid, then the fluid exerts a net upward thrust on the object. ऊपर thrust है, देगा net upward thrust. Net upward thrust का ना तो perpendicular force ऊपर को लगाता है। Net इसलिए लगा दी कि उसको हिस्सा बैलेंस हो जाता है। यहाँ तक तो this upward thrust is called buoyant force and this property is known as अभी तक प्रिंसिपल नहीं आया, प्रिंसिपल इसके आगे आया जो उसने निकाला। दिस बॉइंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, उसने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द मास नहीं, वेट, क्योंकि अपवर्ड थ्रस्ट ये फोर्स है, तो फोर्स के बराबर ही होगी। फोर्स के बराबर होगी। ये नहीं हो सकता भाई ये 5 किलो का इसमें चीनी है, 5 किलो चीनी, बताओ ये कितने मीटर की होगी, तो बेवकूफी का सवाल। किलो जो है वो मास का यूनिट है और मीटर जो है वो
लेंथ का, तो मास के बराबर होगा, लेंथ के बराबर, तो इसलिए जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो फोर्स के बराबर ही तो होगी। तो हमने क्या निकाला एक्सपेरिमेंट के जरिए कि दिस नेट अपवर्ड थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट, क्योंकि वो ये भी अपवर्ड थ्रस्ट है, वेट भी फोर्स है, इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस या फ्लूइड डिस्प्लेस। जैसे जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर। अब तुम कहोगे सर डिस्प्लेस का क्या मतलब होगा? नहीं है, बड़ा आसान है, समझ लो, कोई बात नहीं। डिस्प्लेस कहते हैं किसी को अपनी जगह से हटाना। मैं यहां खड़ा हूं, इस जगह पर हवा है, यहाँ पे इस पूरे हवा ही है ना, मैं यहाँ पे आया तो वो हवा मेरे प्रेशर से आगे पीछे होगी, जहाँ पे मैं एक जगह आ गया, मैं बैठ गया तो ये पूरी जगह पे जहाँ पे पहले हवा दिया मैं आ गया वहां पर, तो हवा खत्म नहीं हुई, इधर उधर होगी, यानी क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। आप पानी के अंदर लिक्विड में आप अपनी उंगली डालें, उंगली डालने से पहले वो पूरा लिक्विड की सरफेस देखती। अब जब आपका उंगली पानी के अंदर जाएगी तो लिक्विड हटा के जाएगी, जब तक लिक्विड हटेगा नहीं वो उंगली अंदर नहीं जाएगी। बड़ा सिंपल सा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। तो वो लिक्विड कहाँ चलेगी जो हटा था? वो इधर उधर हो गया। उसकी वजह से आप ध्यान से देखें तो लिक्विड का जो लेवल है वो थोड़ा उड़ जाएगा अगर नीचे से बने। अब सिंपल सी मिसाल है, मैं इस उंगली को इस टेबल के अंदर ले आना चाहता हूँ, क्यों नहीं जा रही है अंदर? नहीं जा रही है अंदर, मैं जोर भी लगा रहा हूँ क्योंकि ये हट नहीं रहा, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। कोई जगह कोई दूसरी जगह उस जगह पे जब आएगी जब उसको जगह से हट जाएगा। बस के अंदर एक सीट पे कोई बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा हुआ है आप वहां नहीं बैठ सकते, वहां सामान रखा है तब वो सामान हटेगा नहीं, आप उस जगह पे नहीं आ सकते। आप उसके ऊपर तो आ सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली जिस जगह सामान है वो जब भी आओगे उस जगह पर जब उस सामान को हटाओगे। तो ये मेरी उंगली टेबल के अंदर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो मास है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, पानी में चली जाएगी, क्योंकि जो पानी में फोर्स लगेगी तो पानी इधर उधर हो जाएगा, और जिस जगह से पानी हटेगा वहां पे उंगली चली जाएगी अंदर, जो डिस्प्लेस हो गया। अब ये उंगली कितना पानी हटाएगी? हैं? ये मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो 10 सीसी है मिसाल के तौर पे, तो ये 100 सीसी लिक्विड हटाएगी? हैं? बोलो, ये कोई जो होता है जैसे आपके वो निकलते हैं ना, वीआईपी लोग निकलते हैं, निकलता है एक वीआईपी है और जगह जो है वो 500 आदमी की खाली करा दी जाती है। तो ऐसा होगा कि वो 10 सीसी की उंगली पानी में जाएगी और 100 सीसी का पानी हट जाएगा। जितना उसका, ध्यान से सुन लो, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जो उस लिक्विड में गया है उतना ही हटेगा। ये नहीं है क्या वॉल्यूम 10 सीसी है और जो लिक्विड हटा है वो 5 सीसी हटा, खाली 5 सीसी हटा तो 5 सीसी वॉल्यूम जगह खाली हुई है। तो अब 10 सीसी बॉडी अंदर जा रही है, ये आपका पेन इसका 10 सीसी पानी के अंदर जा रहा है, तो जो पानी हटा वो 10 सीसी हटेगा तभी अंदर जाएगा, ना 5 सीसी हटेगा ना 15 सीसी। तो हमेशा कोई भी लिक्विड, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में डाला जाता है या किसी फ्लूइड में डाला जाता है तो वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है? जितना उसका वो हिस्सा, उस हिस्से का वॉल्यूम में जो फ्लूइड में गया है, पूरा फ्लूइड ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं। अब ये पेन है, आधा पेन, ये मान लो पेन जो है ये 20 सीसी का है, तो आधा पेन पानी के अंदर गया है, आधा बाहर है। तो जब पानी के अंदर गया है वही तो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, ये बाहर वाला भी कर देगा। तो कितना सीसी पानी डिस्प्लेस होगा? 20 सीसी टोटल था, तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा? 10 सीसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बात काम आएगी। अब तो है न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में हटा दिए गए, तो लोग समझ नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं पाते थे, स्टूडेंट्स भी नहीं समझ पाते थे, हालांकि दिस इज वेरी इजी न्यूमेरिकल। तो व्हेनेवर ये, तो आर्किमिडीज ने क्या पता लगाया कि वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर नहीं, उस फ्लूइड के वेट के बराबर वॉल्यूम फोर्स है, उस फ्लूइड के
डिस्प्लेस हम किसको देख रहे हैं, उसका वॉल्यूम देख रहे हैं कि 10 सीसी पानी में गया, 10 सीसी पानी हट गया, ये वॉल्यूम है। वेट जो है ये फोर्स है, फोर्स वॉल्यूम के बराबर नहीं होगी क्योंकि फोर्स अलग क्वांटिटी है और वॉल्यूम अलग क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपसे अभी सवाल पूछा कि 5 किलोग्राम चीनी जो है वो कितने मीटर के बराबर होगी, तो आप जवाब सोचोगे, देने की कोशिश करोगे, बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा जवाब है कि ये हम एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक मास है और एक लेंथ है। मास से रिलेट हो सकता है और लेंथ, आप लेंथ पूछते कि भाई ये 5 मीटर है, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये कितने किलोमीटर होगा, उसको हम मिला सकते हैं, लेंथ से लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट बदल सकते हैं। लेकिन लेंथ को आप लेंथ के यूनिट को मास में बदल दें और मास के यूनिट को लेंथ में बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट क्वांटिटीज। तो हटा कौन है, जब पानी में कोई चीज गई है तो पानी हटा है, तो उसका हमने उन दोनों में जो चीज अंदर गई है और जो पानी हटा उसमें क्या चीज कॉमन है, नहीं वॉल्यूम। दोनों में क्या कॉमन है कि जितना ऑब्जेक्ट पानी में गया था उसका वॉल्यूम और हटाए गए पानी का वॉल्यूम सेम होगा हमेशा। वॉल्यूम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वॉल्यूम को नहीं कह रहा कि वॉल्यूम इक्वल होगा, वो कह रहा है ये बॉइंग फोर्स जो है ये वो जो पानी हटाए उसके उस पानी के वॉल्यूम के नहीं, उस पानी के वेट के बराबर बॉइंग फोर्स होगी, उस पानी के वेट के बराबर। उस वेट से कैसे निकलेंगे वो फॉर्मूला आपको आता है, अभी दोबारा लिख देंगे। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे, आपने 30 सीसी का ऑब्जेक्ट पानी में पूरा इमर्स कर दिया, पानी कितना हटेगा 30 सीसी, समझ में आई। अब उसमें कितनी बॉइंग फोर्स लगेगी, आप 30 सीसी नहीं कहोगे क्योंकि बॉइंग फोर्स फोर्स का नाम है, उस 30 सीसी पानी का वेट निकालना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले से वेट निकलेगा वो अलग चीज है, वो बता देंगे आपको। वो जो आपका वेट निकलेगा वो जो वेट होगा और जो बॉइंग फोर्स होगी दोनों सेम होंगे। अगर वेट जो है वो 20 यूनिट निकला है तो बॉइंग फोर्स भी 20 यूनिट होगी। तो क्या हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, पहले तो एक जनरल बात बताई कि ये जो बॉइंग फोर्स है ये होती क्या है, एक जनरल, अभी लॉ जो है उसके बाद आया। पहले तो आपने एक जनरल बॉइंसी का वो बताया रूल कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड देन फ्लूइड एक्सर्ट्स a net upward force on the object, net upward force on the object. This आप तो चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, ना चाहो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिफाइन कर रहे हो तो इसमें बॉइंसी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बॉइंसी, एंड दिस नेट अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज बॉइंसी। अभी तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुरू नहीं हुआ, अगर आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ में तो कोई हर्ज नहीं। अब एक्सप्लेन करेंगे, दिस पॉइंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉ आ गया जो किसने निकालेगा, आर्किमिडीज, इसलिए हम उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। दिस पॉइंट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस या डिस्प्लेस फ्लूइड, नॉट वॉल्यूम। तो आप फिर समझ लो दोनों में डिफरेंस। तो हमने जो पानी में ऑब्जेक्ट गया उसने जो फ्लूइड हटाया वो अपने वॉल्यूम के बराबर हटाया। तो बॉइंग फोर्स वो जो लॉ है वो ये नहीं कह रहा कि वो वॉल्यूम के बराबर होगा, वो कहता है कि जो बॉइंग फोर्स है ये उस हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। ये बात समझ में, हटाए गए फ्लूइड के वेट के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो आप जानते हो, क्या जी, मास अगर पानी का वॉल्यूम का मास निकालते हैं, इतना मास पानी आता है तो उसको जी से मल्टीप्लाई करके वेट निकल आएगा। दूसरे हमें एक फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता ही नहीं होता, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम से आप पानी की डेंसिटी आपको मालूम है तो एम की जगह आप डी यूज कर सकते हैं, डी इंटू डी, ये एम के बराबर आ जाए इंटू जी।
तो वेट कितना हो जाएगा E D G, where V is the volume जो होता है। आपको वॉल्यूम मालूम है तो आपको ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम है। अगर ये ऑब्जेक्ट 30 सीसी हो, ये पानी में चला गया पूरा अंदर, तो कितना पानी हटेगा? 30 सीसी हटेगा। डेंसिटी पानी की मालूम है, हम चेक निकाल सकते हैं, जनरली वन यूज करते हैं। और जी की वैल्यू हम मालूम है, जैसे पाई की वैल्यू हम याद करते हैं। तो हमें डी भी मालूम है, डी और जी मालूम है, बी हमें पता है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जो पानी में गया। ऑब्जेक्ट का कौन सा वॉल्यूम? जो पानी में गया। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो पानी का वेग निकल आएगा। ये जो पानी का वेग निकला है यही क्या होगा? बॉइंग फोर्स के बराबर होगा। आज तो मेरी स्पेसिफिक आपकी समझ में आ गया नहीं आ गया? कि whenever an object is fully or partially immersed in a fluid, then the fluid exerts a net upward thrust. बुक में upward thrust लिखा है, मैंने क्या वर्ड ऐड कर दिया? नेट। वजह समझ में आ गई क्यों? क्योंकि अगर पानी में पूरा चला गया तो ऊपर से नीचे को भी फोर्स लगेगी, वो माइनस होकर जो फोर्स बचती है वो कहलाती है अपवर्ड थ्रस्ट, नेट अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट तो ज्यादा होता है। दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज बॉइंग फोर्स। अच्छा, बॉइंग फोर्स की डेफिनेशन भी इस डेफिनेशन में याद आ जाएगी इस तरीके से। दिस बॉइंग फोर्स इज, आप आगे इस तरह से एक्सप्लेन करो, पहले बॉइंग फोर्स डिफाइन कर दो, फिर आगे लिखो दिस बॉइंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। उसके वेट के बराबर होगी। अब हम कोई चीज पानी में डालते हैं तो हम पानी का वेट तो हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, लेकिन एक चीज हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना पानी हटा, वॉल्यूम बता सकते हैं, क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम है जो पानी में डालना है। तो जितना वो अगर पानी में पूरा इमर्स हो गया, वो 500 सीसी का वॉल्यूम है, अगर वो पानी में पूरा अंदर चला गया तो कितना वॉल्यूम हटा? 500 सीसी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में जाता है तो जितना हिस्सा उसका लिक्विड में गया उतने वॉल्यूम के बराबर वो हिस्सा डालता है। अगर आधा पानी में गया है तो 250 सीसी, पूरा पानी में इमर्स हो गया तो 500 सीसी। तो हमें वॉल्यूम मालूम है, लेकिन आर्किमिडीज कह रहा है कि ये जो बॉइंग फोर्स है वॉल्यूम के बराबर नहीं है। ये किसके बराबर है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वो वेट वॉल्यूम से निकलेगा। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला समझ में आ गया दोनों? एक फॉर्मूला m into g और दूसरा फॉर्मूला अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको जो वो आपकी परेशानी है ना, ये चीज डूब हो जाती है, तैरती कब है, ये उसमें हम सीखेंगे है कि पानी में लिक्विड में कब चीज डूबती है, कल क्या कंडीशन है, थोड़ा सा है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज से पहले